Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. तो सेशन में आप सभी लोग पहले तो जुड़ जाएं और सेशन को बराबर से और भी शेयर करें जिससे बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सकें। गुड मॉर्निंग रीता, कृष्णा, आयना, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोगों की जो दिन की शुरुआत है बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है। ओके, गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट विल बी हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो इस वीक हम केवल उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमको बहुत सी दिक्कतें होती हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, या हमारा किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन है या एक्सपोनेंशियल टर्म्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से आप लोग सेशन में जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से किसी भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म्स को सॉल्व किया जाता है यूजिंग दी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज, राइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखो अभी आपके एग्जाम में टाइम है अच्छा खासा, तो आप एक जो बुक है रेफरेंस के लिए एक बुक ले लो जिससे आपका थोड़ा जो प्रैक्टिस है वो बन सके, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रैक्टिस है वो और अच्छा होगा। लाइव लेक्चर्स लेने कितने भी आप ले लो, चाहे बेस्ट लाइव ले लो, लेकिन एक रेफरेंस के लिए आपके पास बुक जरूर होना चाहिए जिससे आप खुद की प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो, एक तरह के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करो, अलग अलग टॉपिक से करो। खासकर प्रीवियस ईयर के 5 साल के 6 साल के क्वेश्चन जरूर करके जाना। तो पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्म है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसका एक जनरल फॉर्म जरूर होता है, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जो कि हर तरह की इक्वेशन के लिए फिट बैठता है, एकदम सेटिस्फाई करता है, राइट। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, so the general form of any linear equation in two variable is ax plus by plus c that is equal to 0। अब जरा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे a क्या है, what is a, what is b। a और b को मैं बोलता हूं कोफिशिएंट, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है here a and b are called coefficients and c is the equation कांस्टेंट, राइट। और सी क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज इक्वेशन कांस्टेंट। तो ये तो हर एक तरह की लीनियर इक्वेशन और इन टू वेरिएबल्स में आपको ये चीज मिले। और साथ में कंडीशन क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी में से एक टर्म अगर 0 हो जाती है तो आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा, 2 वेरिएबल नहीं, राइट। सो ए शुड नॉट बी और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो वेरिएबल किसे बोलते हैं, व्हाट इज वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे x और y क्या है, दिस इज वेरिएबल वेयर x एंड y आर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल।
राइट नाउ ए बी सी तो एक तरह से क्या है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, लेकिन एक्स और वाई जो है वो एक वेरिएबल है, वो भी दो वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी मिनिमम इक्वेशंस मुझको चाहिए, हाउ मेनी इक्वेशंस वी नीड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मिनिमम हाउ मेनी इक्वेशन we need to solve a linear equation in two variable। बताइए भाई, कम से कम हमको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि मिनिमम टू इक्वेशन। समझ में आती है बात? तो वी नीड मिनिमम टू इक्वेशन टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो दो इक्वेशन में मान लेता हूं, लेट्स कंसीडर the two pairs of the linear equations are this। ये दो पेयर्स है, ठीक है, तो ये दो पेयर्स है। पहला इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1। सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से दो इक्वेशंस मान लिए हैं। अब ये दो इक्वेशन की हेल्प से मैं x और y का वैल्यू इक्वेट कर सकता हूँ। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। अब सवाल ये है कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस, और कौन कौन से उसके मेथड हो सकते हैं। देखो एक एग्जांपल में बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y plus 5 that will be equal to 0। second equation is 4x plus y, चाहे प्लस की जगह माइनस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, -1 that is equal to 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा, आपस में इक्वेट करूंगा, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो मैं इजीली x और y का वैल्यू कैलकुलेट यहां से कर सकता हूं। चलो, जैसे कि अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी एक की वैल्यू हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम यूजुअली बहुत से क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। एक तीसरा टाइप भी होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लेकिन उसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इक्वेशन को सॉल्व करने में इतना ज्यादा हेल्प हमारा नहीं करने वाला। तो हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन के बारे में। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये आपके पास इक्वेशन दिख रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी वांट टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। पहला जो मेरा मेथड रहेगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हम क्या करेंगे, या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम उठाएंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस इतना सा कर। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक सिंपल इक्वेशंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहती है, लेकिन जब बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहती है ना, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाना अवॉइड करते हैं, तब हम वहां पे एलिमिनेशन मेथड पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई x क्या होगा, आप बोलोगे भाई 7 माइनस y होगा, तो आसानी से आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, दैट इज 7 माइनस y प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 13। और यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लोगे और फिर उस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x।
ये तो आपको पता है ऑलरेडी, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। लेकिन एलिमिनेशन मेथड, हाँ, x का वैल्यू 4 आ रहा है, y का वैल्यू 3 आ रहा है, ओके ठीक है। तो आप यहां से अगर कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 2y दैट इज इक्वल टू 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करो भाई, सिंपल इक्वेशन में करते हैं, तो x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4, राइट। तो ये तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि x और y का वैल्यू किस तरह से निकाला जा सकता है। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी आपकी, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझ में नहीं आते किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो सेम क्वेश्चन को अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि इक्वेशन को एक के नीचे एक रखिए, इक्वेशन को एक के नीचे एक रखिए, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 30, इसके नीचे रखें x प्लस y दैट इज इक्वल टू 7। अब इसकी कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट हमारा सेम होना चाहिए। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी 1 है, यानी कि कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, सेम। बात समझ में आती है। अगर कोफिशिएंट मैंने सेम बना लिया, बराबर बना लिया, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। अब जैसा कि उसका नाम है एलिमिनेशन, अब मैं उसको एलिमिनेट करूंगा, जैसे कि x दिख रहा है दोनों जगह, तो मैं क्या करूं भाई, इसके साइन चेंज कर देता हूं। मैं साइन क्यों चेंज करता हूं, जिससे प्लस का x और माइनस का कैंसिल हो जाए, बस एक ही वेरिएबल बची, 3y माइनस y, दिस विल बी 2y दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ से y का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक कोफिशिएंट को सेम बनाना है एंड वी हैव टू एलिमिनेट दैट कोफिशिएंट, राइट। तो उस टर्म को हमको एक तरह से एलिमिनेट करना। चलो एक क्वेश्चन जरा करके मुझे बताइए, विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन, विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन मेथड, करिए जरा। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, आप लोग तब तक इसको करो। हाँ क्या आया भाई, -1 -2, ओके ठीक है। एलिमिनेशन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको करना सॉल्व। ओके देखो इस इक्वेशन को इसके नीचे अगर जब रखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, b लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3b लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट अभी बराबर नहीं है, सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी कोफिशिएंट को मुझे सेम बनाना होगा तो किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो इस इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट दिस विल बी 6a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 12। तो पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब इसको मैं इक्वेट कर, अब देखो प्लस का 3b और माइनस का 3b ये ऑलरेडी प्लस माइनस में है, यानी कि ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो साइन चेंज मैं नहीं करूंगा, तो दिस विल बी 6a प्लस
5a, यानी कि दिस विल बी 11a and this will be minus 11. So the value of a will be -1. अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप लोग लगा दो, किसी एक इक्वेशन में, मतलब मेरा मन करता है इसमें लगाने का, तो दिस विल बी 2 -1 प्लस b दैट इज इक्वल टू -4 एंड दिस विल बी b -4 एंड दिस विल बी +2, यानी कि b का वैल्यू -2 आ जाए, यानी कि -1 एंड -2. क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है. आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही होगी. चलो एक क्वेश्चन और करो फटाफट से. बताइए भाई, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x एंड y? जस्ट कोफिशिएंट को सेम बनाइए और इक्वेशन को एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट करिए एंड फाइंड द वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 4y. हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे. अब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम कैसे बने, देखो एनीवन, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -5. ओके, इस तरह की क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, जैसे कि मेरा मन करता है x का कोफिशिएंट सेम बनाने का, तो मैं यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और फर्स्ट वाली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट दैट इज 5, तो सेकंड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा. ऐसा करने से क्या होगा, दिस विल बी 3 इंटू 5 यानी कि 15 एंड दिस विल बी 5 इंटू 3, दिस विल बी अगेन 15. तो 15 कोफिशिएंट सेम बन गया, तो दिस विल बी दिस. उसके बाद अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दिस विल बी 29y and this will be 145 minus. तो y का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, दिस विल बी -5. ठीक है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, सिंपल इक्वेशन में. तो इसमें करते हैं, दिस विल बी 5x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y यानी कि 3 टाइम्स ऑफ -5 दिस विल बी 4. ठीक है, -5 आ रहा है और 4 आ रहा है. ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन और है, करिए इसको फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू 10। ओके, 8 एंड 10, ठीक है। तो देखो 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, तो इसको सेम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो दिस विल बी 138 and this will be 148, राइट। साइन को करिए चेंज and this will be minus y and this will be 10. So y will be 10 and the value of x will be 8, 8 and 10, ठीक है। चलो, तो मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना आ गया अच्छे से, ठीक है। अब जरा अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, फटाफट से इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। इक्वेशन फॉर्म करिए और वी हैव टू फाइंड द लेंथ इन द ब्रेथ।
7 and 3, ओके। और बताइए भाई, सिंपल इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद इसी तरह से सॉल्व कर। हमसे क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। देखो पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ये हमको दे रखा है कितना, 20, तो यहां से एल प्लस बी कितना होने वाला है, दिस विल बी 10। हमसे कह रहे हैं लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्रेथ, देन वी हैव टू फाइंड द एल एंड बी। तो दिस विल बी 2 times of L and this will be 7. Just calculate the value of B. This will be 10 minus 7 and make it 3. 7 and 3. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ही पूछेगा, मतलब क्वेश्चन में ही उसका यूज आएगा कहीं ना कहीं कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। जस्ट यू हैव टू find L and B in this question। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। करिए इसको। But we have to find the number of deers and the people who have visited the park. बताइए भी क्या आना चाहिए। कह रहे थे नंबर ऑफ हेड्स इन द लेग्स ऑफ द डियर इन द ह्यूमन विजिटर्स इन अ डियर पार्क वाज काउंटेड एट वन पॉइंट एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 41 हेड। अगर नंबर ऑफ हेड्स को काउंट किया जाए तो देयर वर 41 हेड and 136 legs in that park, and we have to calculate the number of deers and the number of people who are visiting to that park, right? अब देखो अगर मैं हेड को काउंट करूंगा ना तो हेड्स आर 41, यू नो दैट भाई सबका तो एक ही हेड होगा। तो नंबर ऑफ डियर्स को अगर मैं डी मान लूँ प्लस नंबर ऑफ ह्यूमंस को मैं अगर एच मान लूँ, तो दोनों को जो हेड अगर मैं काउंट करूंगा दैट इज डी प्लस एच, दैट विल बी इक्वल टू 41। ठीक है, जितने उनके नंबर होंगे उनका भी हेड उतना ही होगा, ऑप्शन बी, ओके। आगे देखो, अब ये कह रहा है अगर मैं काउंट करता हूं उनके लेग्स को तो वो 136 निकल के आते हैं। तो भाई डियर है तो उसके 4 लेग होंगे यानी कि 4 टाइम्स ऑफ डी, ह्यूमन है तो यानी कि 2 लेग्स होंगे यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एच, दोनों मिला के कुल मिला के 136 के बराबर होना चाहिए। बस एक लीनियर इक्वेशन फिर से बन गया आपका, इसको सॉल्व करना। ठीक है,
यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो दिस विल बी 2d प्लस दिस विल बी h एंड दिस विल बी 68। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। दिस विल बी d प्लस h दैट विल बी इक्वल टू 41। साइन को करिए चेंज, दिस विल बी d दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 27, यानी कि नंबर ऑफ डियर्स विल बी 27। ऑप्शन तो 2 है फिर, एंड द नंबर ऑफ ह्यूमंस विल बी 41 माइनस 27 यानी कि 40। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी कर रहे हैं एग्जाम में, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्रिस्टल क्लियर? ऑप्शन 2 राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? टू डिजिट नंबर, देयर इज अ 2 digit number, the number obtained by reversing the order of its digit is 99. If the digit differs by 3, then find the number. क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आइदर ए और बी, यानी कि आइदर 1 और 2। ओके, देखो सम ऑफ द 2 digit नंबर, किसी भी 2 digit नंबर को मैं किस तरह से लिखता हूं? वी राइट अ 2 digit नंबर एज 10a plus b। कह रहा है द सम ऑफ 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है जैसे कि 47, इसके ऑर्डर को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा दिस विल बी 74। वैसे ही अगर 10a plus b है तो इसका अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूंगा दिस विल बी 10b plus a। कह रहा है इसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 99, उस 2 digit नंबर और उसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो सम है दैट इज 99। तो यहां से आप एक इक्वेशन बना सकते हो, दिस विल बी 10a plus a, दिस विल बी 11a, b plus 10b यानी कि दिस विल बी 11b। तो दिस विल बी a plus b, 11 अगर कॉमन लेते हो दिस विल बी 11 से 9 टाइम्स, यानी कि a plus b इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब कह रहे इफ द डिजिट डिफर्स बाई 3, यानी कि जो डिजिट हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। तो भाई डिजिट क्या है? a और b है, तो a माइनस बी अगर मैं बोलूँ तो 3 हो जाएगा। हमको नहीं पता कि a बड़ा है या b बड़ा है, हो सकता है b माइनस a हो,
दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है, देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज। तो अगर a माइनस बी मैं लेता हूं तो ये इक्वेशन मेरी बनती है 2a, तो a का वैल्यू आ जाएगा 6। अगर आप लोगे b माइनस ए, अगर b माइनस ए लोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा तब 3। जब a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा, जब a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी कि तो नंबर विल बी 63 और 36। दोनों पॉसिबल आंसर इसके हो सकते हैं, 63 भी और 36 भी, ठीक है। सो आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 3 less than the twice the denominator. If the numerator and the denominator are decreased by 1, then the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड करना है और इस तरह की कुछ कंडीशन हमको दे रखी है। फटाफट से मुझको बताएं वो फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी दैट फ्रैक्शन। आया समझ एनीवन? देखो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। एक काम करते हैं, मैं फ्रैक्शन को कुछ मान लेता हूं, लेट्स से द फ्रैक्शन इज x/1। जो मेरा फ्रैक्शन है दैट इज x/y। अब ये कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम होगा यानी कि x + y जो होगा, कह रहा है इज 3 लेस, ये क्या है, 3 कम है। किससे 3 कम है, ये 3 कम है किससे, देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का अगर मैं ट्वाइस करूंगा ना उससे ये इसका सम 3 लेस है, यानी कि दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 3। पहला इक्वेशन बन गया। इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, अब कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 से कम कर दूंगा, 1 से रिड्यूस कर दूंगा तो क्या होगा, कह रहा है न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, कह रहा है 5/2। ओके, अब ये कह रहा है न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। अगर मैं ऐसा करूंगा तो जो मेरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज दिस, वो कह रहा है बराबर हो जाएगा डिनोमिनेटर के हाफ के बराबर।
यानी कि कुछ इस तरह से। तो आपको बस इक्वेशन बनाना है, बाकी आपका क्वेश्चन फिर हो जाए। 4/7 आ रहा है, ओके। अब देखो इक्वेशन समझ में आ गया, इस तरह से बने, इसको सॉल्व करें। दिस विल बी 2y minus x minus y that is equal to 3. So this will be y minus x that is equal to 3. पहला इक्वेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 2x minus y that is equal to 1. एक इक्वेशन ये बन गया और एक इक्वेशन ये बन गया, दोनों को सॉल्व करें। y minus x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस विल बी x, यानी कि x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। x का वैल्यू 4 आ गया तो y का वैल्यू कितना आएगा, इक्वेशन में पुट करें, y विल बी 3 प्लस 4 यानी कि 7, सो द फ्रैक्शन विल बी 4/7। ठीक है, आंसर क्या आएगा 4/7। ठीक, टू अपॉन 5 आया। देखो इक्वेशन आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे होगे, ठीक है, इक्वेशन कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, एक बार देख लो। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको एक बार इस कंडीशन से मैच कराओ, तो कंडीशन से वो मैच नहीं करेगा, आंसर क्या होगा 4/7। एक बार देखो इक्वेशन क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा था ना कि जो सम होगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम होगा यानी कि x प्लस वाई, वो 3 कम होगा, दैट विल बी 3 लेस, किससे, ट्वाइस दी डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर का ट्वाइस कर दूंगा ना उससे 3 लेस होगा। यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन ये बनेगा। सेकंड हमसे कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं 1 से लेस कर दूंगा तब क्या होगा, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। अब ये कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है मेरा डिनोमिनेटर का आधा हो जाएगा, तो द न्यूमरेटर इज x माइनस 1, दिस विल बी 1/2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ये होगा, एंड दिस विल बी 4/7, राइट। तो एक बार अपना कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करिए इसको। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बोर्ड एंड हिस्ट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा, देखो हमसे कह रहा है टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 164 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय द बोट व्हाइल रिटर्निंग। यानी कि अगर अप स्ट्रीम में कोई बोट जा रही है 164 किलोमीटर तो उसको 50% टाइम ज़्यादा लग रहा है अगर हम कंपेयर करें
डाउन स्ट्रीम टाइम से। देन द टाइम टेकन बाय द बोट वाइल रिटर्निंग, अगर अप स्ट्रीम जा रही है तो अगर वापस आएगी तो डाउन स्ट्रीम में आएगी। तो 164 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर आती है, उससे कंपैरिजन में अप स्ट्रीम में 50% समय ज़्यादा लगता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ द मैन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट। उस आदमी को अगर 100 किलोमीटर हम चलना है स्टिल वाटर में, यानी कि रोके हुए पानी में, हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ द मैन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द बोट। आदमी की जो स्पीड है वो बोट के बराबर है, और हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। वी हैव टू फाइंड द टाइम, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय दैट मैन टू कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस। टाइम दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड। सवाल यह है कि जो स्पीड है बोट की वो क्या है। ये बोट की जो स्पीड है वो मैन की स्पीड के बराबर होनी चाहिए, तो हमको बोट की स्पीड पहले निकालनी पड़ेगी। करिए भाई। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टाइम ले रहा है अप स्ट्रीम में, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 50% मोर देन दी टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम का 50% ज्यादा, यानी एक तरह से कितना, 150%। 50% ज्यादा का मतलब क्या होगा, इसका अगर मैं 1.5 टाइम्स कर दूं, जो कि 150% ही होता है। 150% का मतलब क्या, 1.5 टाइम्स, यानी कि 1.5 गुना। So this will be time taken in upstream that will be equal to 1.5 times of time taken in downstream. तो देखो इक्वेशन क्या होगा, टाइम क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द स्पीड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन ट्रेवलिंग इन अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम में जब भी एक बोट जाती है तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो दिस विल बी बी माइनस सी। तो 1.5 है, इसको मैं 3/2 लिख लेता हूँ, and this will be time taken in downstream that will be equal to the distance upon the speed। स्पीड क्या होगा भाई डाउनस्ट्रीम में, अगर डाउनस्ट्रीम की मैं बात करता हूं तो बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड दोनों प्लस हो जाते हैं, दैट विल बी बी प्लस सी। तो ये आपका कुछ एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2b प्लस 2c दैट विल बी इक्वल टू 3b minus 3c। So this will be b is equal to 5c। ठीक है, तो बोट की जो स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द करेंट। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो पानी की जो स्पीड है यानी कि जो c का जो वैल्यू है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो यहां से मैं बोट की स्पीड निकाल सकता हूं, दिस विल बी 5 टाइम्स ऑफ 10, सी का वैल्यू पता है मुझे, तो बी विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। और हमको बोल रहा है कि जो बोट की स्पीड है वो मैन की स्पीड के बराबर है, तो उस आदमी को 100 किलोमीटर चलना है, कितने की स्पीड से चलेगा, 50 की स्पीड से। तो द टाइम टेकन विल बी 2 आवर, 2 घंटे का समय यहाँ पे इसको लग जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर तो दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात, या बताएं।
ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। इस क्वेश्चन को आप लोग करना होमवर्क में, ठीक है, इसको करिएगा। ऑप्शन बी, चलो ऑप्शन बी 720। ओके, और बताइए। ऑप्शन बी यानी कि 720। देखो, अब ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द स्कूल वाज 5:3। इसको हम वैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व करें, राइट। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल वाज 5:3, ठीक है। Some new boys and girls were admitted in the school in the ratio 5:7. At this time, at this the total number of students in the school became 1200, ठीक है। अब देखो, लेट्स से the number of boys and girls will be 5x and 3x। तो 5x और 3x मान लेते हैं, और इसको मैं 5y और 7y मान लेता हूँ। अब ये कह रहा है जैसे ही इस स्कूल में इतने स्टूडेंट्स यानी कितने बॉयज और गर्ल्स और आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 1200 हो जाएंगे, राइट। तो इनिशियली कितने थे, 5x + 3x यानी कि 8x इतने स्टूडेंट्स थे, और इतने स्टूडेंट्स और आ गए यानी कि 12y स्टूडेंट्स और आ गए, तो कुल मिला के 1200 हो गए। तो यहाँ से पहला इक्वेशन हमारे पास मिल गया। तो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन, अब कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल्स चेंज टू 7:5। अब जो लड़के और लड़कियों का रेशियो है वो कितना बन गया, 7:5 बन गया। यानी कि कुछ इस तरह से नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे,
5x प्लस 5y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? 3x प्लस 7y। बिल्कुल हम नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं सो दैट कि लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आसानी से आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। So this will be 4x and this will be 24, यानी x का वैल्यू 6y के बराबर। यहाँ से इस इक्वेशन में आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं आसानी से। तुमसे क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर द न्यू एडमिशन। ठीक है, यानी कि 5x प्लस 3x यानी कि 8x का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या करूँ? एक काम करते हैं भाई, 3y का वैल्यू है तो लेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए 4x, इसलिए 6y, इसलिए 600। इससे क्या होगा? 6y का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x, दिस विल बी 4x प्लस x 5x। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या गया? 120। नाउ अब हमें क्या करना है? हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल बिफोर द न्यू एडमिशन। भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 8x, दिस विल बी 8 इंटू 120 यानी कि 960। दिस शुड बी 960 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन बी कैसे आ रहा है जरा मुझको बताइए। ऑप्शन बी में आपने क्या इक्वेशन पुट किया है एक बार मुझे बताइए। देख लो एक बार मेरा कैलकुलेशन, कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह हो तो बताइए। किस तरह से आप लोगों ने किया जरा मुझे बताएं। ऑप्शन बी कैसे आ रहा है? समझ में आ गया ये बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए भाई, कोई दिक्कत परेशानी दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, ठीक है? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखोगे आप, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या पूछे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? चलो, एक ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना होमवर्क में और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना इसका। आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, राइट? तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी का हम पार्ट करेंगे कल, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस with the help of splitting method or with the help of
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम वहाँ पे उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना आप लोग, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस अभी से करोगे ना तो एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल आप लोग ज्वाइन हो जाना यहाँ पे 11 बजे, तो रोज मैं 11 बजे ही लाइव आता हूँ। ठीक है, हाँ इक्वेशन गलत हो गया होगा, ओके एक बार देख लेना इक्वेशन। तो थोड़ा बहुत आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर बुक है ना, तो ये जो कोई भी एक बुक ले लो रेफरेंस के लिए, चाहे आईपीएस का ले लो चाहे कोई सा भी। तो उससे क्या होगा, देखो आईपीएस की बुक के बारे में अगर बात करूँ, जनरल एप्टीट्यूड, उसमें क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब बार बार कहता हूँ कि आप करा करो, तो उसमें 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर वो बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ले लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। टिल देन हैप्पी लर्न, थैंक यू सो मच गाइज।